हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम सभी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आज हम चैप्टर नंबर जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं अपने शरीर की। आपको पता है आपका शरीर किस तरह से बना हुआ है? आपके शरीर किस इकाई को बार बार रिपीटिशन उसी के गुणनखंड से किस तरीके से आपका पूरा का पूरा शरीर जो है बनकर तैयार हुआ है, उसी को कहा जाता है कोशिका। कोशिका क्या होती है? देखो, कोशिका किसी भी पदार्थ का सबसे वह छोटा भाग होता है, वह सबसे छोटा भाग होता है जिससे कि पूरा का पूरा शरीर हमारा बना हुआ होता है। जैसे कि हम अगर बात करें एक घर की, ठीक है, तो एक घर किससे मिलकर बनता है? एक छोटी सी ईंट से, है ना। जैसे एक छोटी सी ईंट के रिपीटिशन से एक पूरा का पूरा एक कमरा बनके तैयार होता है, फिर उस एक कमरे से पूरी की पूरी मंजिल तैयार होती है, उसी तरह से हमारा जो है शरीर भी बनके तैयार होता है। जैसे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने बात की ईंट, ठीक है। सबसे पहले ईंटों को, ठीक है, ईंट जब आपस में जोड़ी जाती है, एक ही तरह की ईंटों को आपस में इकट्ठा किया जाता है, उससे एक दीवार बनती है और एक एक दीवार को मिलाकर 4 दीवार बनती है। 4 दीवारों से एक कमरा बनता है, ठीक है। फिर एक कमरा बनने के बाद में हमारा पूरा घर जो है बनके तैयार हो जाता है और उसी प्रकार से हमारा शरीर का भी निर्माण होता है। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है उसका नाम है कोशिका। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, वह छोटी इकाई जिससे हमारा पूरा का पूरा शरीर मिलकर बनता है। कोशिका की खोज जो है बेटा, वो रॉबर्ट हुक ने की थी और 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक पेड़ की छाल ली और उसको खुद से ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखा और उन्होंने पाया कि एक तरह का स्ट्रक्चर है, एक ही तरह का जो स्ट्रक्चर है, चित्र है, वो बार बार जो है रिपीट हुए जा रहा है, बार बार जो है रिपीट हुए जा रहा है और उसी से जो है पूरी की पूरी पेड़ की छाल जो है वो बनी हुई है और उस एक स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया कोशिका। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक ही तरह का स्ट्रक्चर जो वो बार बार रिपीट होता जा रहा है और इसी का नाम उन्होंने क्या दिया, कोशिका। तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने क्या लिया था? पेड़ की छाल ली, उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। फिर उनके बाद अगर हम बात करें तो ल्यूवेनहॉक ने क्या, उन्होंने जो है खुद से ही बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप, एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक जीवित कोशिका की खोज की। अब हम अगर बात कर रहे हैं कोशिका की, तो कोशिका का देखो मतलब ही क्या होता है? कमरा, एक छोटा सा कमरा और उसी कमरे से जो है एक पूरा का पूरा घर बन के तैयार होता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर तैयार होता है। क्या होता है? छोटी छोटी कोशिकाओं से जब एक ही तरह की कार्य करने वाली बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो वो एक उत्तक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक उत्तक बनाती हैं। फिर उसी एक उत्तक से, एक ही तरह का कार्य करने वाले उत्तकों से क्या बनता है? हमारे शरीर का एक अंग बन के तैयार हो जाता है। क्या होता है? हमारे शरीर का एक अंग बन के तैयार हो जाता है। फिर अलग अलग अंग इकट्ठे होते हैं और उससे पूरे के पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है, पूरे के पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है और मनुष्य का जन्म होता है। ठीक है, आया आपको समझ? कोशिका क्या होती है? कोशिका देखो, कोशिका जो है बेटा, अगर हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका जो है मेन मुख्य रूप से अगर हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका 3 भागों से मिलकर बनती है। कोशिका 3 भागों से मिलकर बनती है। सबसे पहले कोशिका झिल्ली। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं? कोशिका झिल्ली। देखो, कोई भी कोशिका है, सपोज ये एक कोशिका है, ये कोशिका है, तो ये कोशिका 3 भागों से मिलकर बनेगी। जो सबसे भारी परत आपको नजर आ रही है, इसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। इसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। इसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। और इसके बाद में ये आपको केंद्र में जो नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है केंद्रक। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है केंद्रक। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में बहुत सारा, ठीक है, जेली की तरह यहाँ पे बहुत सारा जो है जेली की तरह स्ट्रक्चर नजर आता है, उसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। उसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है।
जेली की तरह स्ट्रक्चर, आप जेली खाते हैं ना जिस तरह की, उसी तरह की जेली की जैसा ही स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा, ना पूरा का पूरा ठोस अवस्था में होता और ना ही पूरा का पूरा ये द्रव अवस्था में होता है, इसलिए इसे जेली कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आया कि कोई भी कोशिका जो होती है मेन तौर पे मुख्य रूप से वो 3 भागों से मिलकर बनती है। एक हो गया आपका कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। तीसरा क्या है हमारा? केंद्रक। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा जीवों की। देखो, जीवों को कोशिका के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव और दूसरे बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, देखो एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनका पूरा शरीर जो है बेटा केवल एक ही कोशिका से मिलकर बनता है, जिनका पूरा शरीर की जो रचना है वो केवल एक ही कोशिका से हो जाती है, जैसे कि अमीबा। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, इसके एग्जाम्पल है बेटा ये पैरामीशियम। ये हमारे एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय जीव वह जीव होती हैं जो एक से ज्यादा कोशिकाओं को मिलकर बनते हैं। ठीक है, जब एक से ज्यादा कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो उससे जिन जीवों का निर्माण होता है, जो जीव बनते हैं, उन जीवों को कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। कौन से जीव? बहुकोशिकीय जीव। उदाहरण के तौर पे मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के शरीर के अंदर अनगिनत जो है कोशिकाएं उपस्थित हैं। जानवर, जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु और पेड़ पौधे, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं पादप, जो कि क्या है हमारे पादप, इन्हें क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बनते हैं, बहुकोशिकीय जीव वह जीव जो कि एक से ज्यादा कोशिकाओं को मिलाकर बनते हैं, उन्हें कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा, अभी हमने बात की कि कोशिका 3 भागों से मिलकर बनती है मुख्य तौर पर। ठीक है, पहला प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक और तीसरा कोशिका द्रव्य। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्लाज्मा झिल्ली की। अभी मैंने आपको बताया प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कि प्लाज्मा झिल्ली जो है ये हमारी कोशिका है। ठीक है, अभी जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है बेटा, ये ना पूरी की पूरी ऐसे सटी हुई नहीं होती, बीच बीच में से इनमें छेद होते हैं। ये इस तरीके से होती है, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से होती है, जिस वजह से क्या होता है, इसे कहा जाता है वर्णात्मक परागमय झिल्ली। इसे वर्णात्मक परागमय झिल्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो छेद है ना बेटा, छिद्र दिख रहे, छोटे छोटे स्पेस दिख रहे हैं, इनमें से जो है यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। अंदर से जो है अवांछनीय गैसें जो है कोशिका से बाहर निकल जाती है, जिनकी जरूरत नहीं है कोशिका को, और जितने भी गैसें जो है जिनकी जरूरत है कोशिका को, उनको ये अंदर एंट्री दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, इसकी वजह से गैसों का आदान प्रदान होता है, और साथ ही जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, वांछनीय पदार्थ, कौन से? वांछनीय पदार्थ, वो जो है कोशिका के अंदर जाएंगे और जो अवांछनीय पदार्थ है वो कोशिका से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से डॉटेड होती है, इस तरीके से डॉटेड, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, इसलिए हमें ये नजर नहीं आती। ये मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर रही हूँ। क्लियर है बेटा ये चीज? इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वर्णात्मक परागमय झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? वर्णात्मक परागमय झिल्ली। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वांछनीय पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है और अवांछनीय पदार्थों को कोशिका से बाहर कर देती है, एग्जिट कर देती है। ठीक है, सिंपल। ये जनरली पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रक की। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? केंद्रक की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे केंद्रक की। केंद्रक की अगर हम बात करें तो हमने अभी बात की कोशिका की। ठीक है, कोशिका की जब हमने बात की तो ये केंद्र में केंद्रक उपस्थित होता है। अब इस केंद्रक जो है बेटा, ठीक है, इस केंद्रक के अंदर जो है क्रोमोसोम, गुणसूत्र होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर जो है गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, और यही गुणसूत्र जो है हमारे मम्मी पापा से हम तक जो इंफॉर्मेशन, सूचनाएं पहुंचाते हैं, वो डीएनए इसकी गुणसूत्र के द्वारा होते हैं। ये गुणसूत्र जो है
ठीक है। ये जो गुणसूत्र होते हैं डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। किस किस से मिलकर बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और यही डीएनए जो है, डीएनए की देखो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये भी पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि डीएनए की फुल फॉर्म बताओ कि इसका पूर्ण रूप क्या होगा, ठीक है। तो गुण जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक के बीच में, केंद्र के अंदर हमारा क्या उपस्थित होता है? गुणसूत्र होते हैं जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और ये डीएनए और जो प्रोटीन है, इन्हीं के द्वारा जो है हमारे जो मम्मी पापा से बच्चों के अंदर जो सूचनाएं पहुंचती हैं वो इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा पहुंचती हैं। और ये जो डीएनए होते हैं, ठीक है, जो ये डीएनए है, इन्हीं के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। जो डीएनए है उन्हीं के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करें बेटा इसकी केंद्रक की। जो ये केंद्रक होता है ना, जो केंद्रक झिल्ली है, ये दोहरी परत होती है। कैसी? दोहरी परत। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं, देखिए जरा, ऐसे 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 करके इस तरीके से। और ये बहुत ही पास में होती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई करने के थोड़ा दूर कर रही हूँ और समझाने के लिए। इस तरीके से ये दोहरी परत होती है। इसमें भी क्या होता है कि जितना भी, अब यहाँ पे कोशिका द्रव्य था हमारा, कोशिका द्रव्य में से जितना भी वांछनीय पदार्थ होंगे इनके वो अंदर चले जाएंगे, जिनकी जरूरत नहीं होगी वो इनके अंदर से बाहर निकल आएंगे। केंद्र के अंदर भी सेम रूल अप्लाई होता है, सेम तरह से प्रोसेस चलता है, प्रक्रिया चलती है, ठीक है। केंद्र के ऊपर दोहरी परत होती है, ठीक है। और जो केंद्रक है उसको मस्तिष्क भी कहा जाता है कोशिका का। किस लिए मस्तिष्क कहा जाता है? क्योंकि सारी की सारी सूचना तो यहीं से जा रही है ना, जो हमारे माता पिता के द्वारा हमारे शरीर तक, ठीक है, माता पिता के द्वारा हमारे शरीर तक जो भी सूचनाएं आ रही हैं, किसके द्वारा आ रही है? गुणसूत्रों के द्वारा। गुणसूत्र कहाँ उपस्थित है? केंद्रक में, ठीक है। तो केंद्रक जो है वो मस्तिष्क कहलाता है शरीर का। क्या कहलाता है? मस्तिष्क कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। किसकी बात करेंगे हम? कोशिका द्रव्य की। अब कोशिका द्रव्य जो होता है, मैंने बताया आपको केंद्रक और कोशिका की झिल्ली, जो आपकी कोशिका झिल्ली है उसके बीच में जैली की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसी को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। जैली की तरह स्ट्रक्चर होता है ये आपका, ठीक है। ये आपका केंद्रक है, इसी पे ये दूसरी परत है, ठीक है। और बाकी का जो है ये आपका स्पेस जो नजर आ रहा है सारे कोशिका द्रव्य से भरा हुआ है। अब इसी कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग पाए जाते हैं जो आपने 8वीं क्लास में भी पढ़े हैं, जिन्हें हम कोशिका अंगक भी कहते हैं। और ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, नाम तो आपने सुना ही होगा 8th क्लास में। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, प्लास्टिड, ठीक है। ये सारे क्या है? आपके कोशिका अंगक है, जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे, एक एक करके सबके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा कुछ और जानना भी जरूरी है। हम पहले जानते हैं जीव द्रव्य के बारे में। देखिए, जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित संपूर्ण पदार्थ, जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, किसी कोशिका की, इस झिल्ली के अंदर उपस्थित सभी तरल पदार्थ, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या उपस्थित है बेटा? इसके अंदर हमारा कोशिका द्रव्य है ना, जाली के स्ट्रक्चर में जाली जैसा जो नजर आ रहा है हमें, कोशिका द्रव्य है, और हमारा केंद्रक है। तो हमारा जो जितना पदार्थ अंदर कोशिका झिल्ली के अंदर है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, उनको ही मिलाकर क्या बनता है? हमारा जीव द्रव्य बनता है। इसके बाद में हम कुछ रिमाइंड कर लेते हैं, कुछ हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा,
मृत कोशिका, हमने सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो मृत कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1665 में। और उसके बाद में जो है जीवित कोशिका की खोज हुई थी, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था। उसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी? 1674 में की थी। और केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जेई पुरोकंज की। जेई पुरोकंज ने बताया था कि जो भी कोशिका होती है उसके अंदर जितना भी पदार्थ, तरल पदार्थ उपस्थित होता है उसको जीव द्रव्य कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो जीव द्रव्य के बारे में हमने पढ़ा, ये नाम किसने दिया? इस नाम को दिया जेई पुरोकंज ने। किसने दिया इस नाम को? जेई पुरोकंज ने दिया। इसके बाद में हमें बर्चो ने बताया 1855 में। बर्चो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें बताया 1855 में कि जितने भी कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। मतलब जो कोशिकाएं पहले उपस्थित थी उन्हीं कोशिकाओं से जो है नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके लिए कोई स्पेशली जो कोई नया प्रक्रिया या कुछ नहीं होती। पूर्ववर्ती मतलब पुरानी ही, पहले ही जो एग्जिस्टिंग है, जो पहले उपस्थित है कोशिकाएं, उन्हीं से ही जो है नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? देखो आत्मघाती, आत्म मतलब खुद को ही, घात नुकसान पहुंचाने वाली थैली, क्योंकि ये क्या करती है? अपशिष्ट पदार्थों को खुद ही स्वतः ही क्या करती है? अपने अंदर ही पाचित कर लेती है। इसके अंदर एक तरह का एंजाइम स्रावित होता है, ठीक है। स्रावित मतलब उत्पन्न होता है, जो कि इस जितने भी अपशिष्ट पदार्थ, जितनी भी अपशिष्ट कोशिकाएं होती है, बेकार कोशिकाएं होती है, उनको अपने अंदर ही ये क्या करती है? पचा लेती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड्स क्या होती हैं? देखो प्लास्टिड्स जो है बेटा, ये आपका देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है एक चीज समझाना चाह रही हूँ। कोशिका मैंने आपको बताई, कोशिकाएं, ठीक है। कोशिकाएं बेटा दो तरह की होती है, एक होती है पादप कोशिका, ठीक है, एक होती है पादप कोशिका और एक होती है आपकी जंतु कोशिका। एक होती है आपकी जंतु कोशिकाएं, ठीक है। पादप कोशिका की अगर बात करें तो आपके इसके अंदर जो है, तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो कि जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। दूसरा, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जो कि आपका जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। तीसरा, केंद्रक पाया जाता है, जो कि जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका के अंदर एक भाग और पाया जाता है जिसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है, ठीक है। अब कोशिका भित्ति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कोशिका अंगक की। तो जो प्लास्टिड्स है, ठीक है, जो ये प्लास्टिड्स है ये किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जो प्लास्टिड है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो प्लास्टिड्स है ये तीन तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होता है कलर, रंग, ठीक है। तो यहाँ पे कई तरह के जो रंग आप पेड़ पौधों में देखने को मिलते हैं, आपको फूलों की पत्तियां देखिए ना आपने, अलग अलग रंगों की पाई जाती हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही पाई जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल, जो पेड़ पौधे में हरे रंग नजर आता है वो आपको क्लोरोप्लास्ट की वजह से नजर आता है। ल्यूको मतलब होता है रंगीन या सफेद, जो सफेद रंग आपको नजर आता है पेड़ पौधों के अंदर, फूलों के अंदर, ठीक है, वो आपको ल्यूकोप्लास्ट की वजह से ही नजर आता है। प्लास्टिक के अंदर भी मैंने अभी आपको बताया कि स्पेशल एक क्वालिटी होती है, एक स्पेशल गुण होता है, एक अद्भुत गुण होता है कि इसके पास में भी अपना खुद का ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोल्जी उपकरण की। अब हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे गोल्जी उपकरण की बात करेंगे। एक बार इसको रब कर देते हैं। गोल्जी उपकरण बेटा जो है हमारा एक प्रकार का कोशिकांग होता है, जो कि कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है कि जितने भी पदार्थ अंत द्रव्य जालिका बना रही है, प्रोटीन और वसा जो बना रही है ना, ठीक है, अंत द्रव्य जालिका क्या कर रही है? यहाँ पे प्रोटीन बना रही है, वसा बना रही है, तो इनकी पैकिंग करने का काम जो है वो होता है गोल्जी उपकरण का। अब ये क्या करेगा? इनकी पैकिंग करेगा, और पैकिंग करने के बाद में जिस जिस भाग को जहां जहां उस पदार्थ की जरूरत है उनको वहां तक
भेज देगा। ठीक है, इसके अलावा ये लाइसोसोम भी बनाता है। इसके अलावा क्या करता है, ये लाइसोसोम का भी निर्माण करता है, लाइसोसोम भी बनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम, राइबोसोम की अगर हम बात करें तो हमने पहले ही इसके बारे में पढ़ लिया कि राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो ये हमारे हैं सारे के सारे कोशिकांग जिनके बारे में हमने पढ़ा है। हम बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर की। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका भित्ति की। पादप कोशिकाओं में भित्ति उपस्थित होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अभी भित्ति के बारे में पढ़ते हैं, होता क्या है कोशिका भित्ति, और जंतु कोशिका में ये उपस्थित नहीं होती। देखो बेटा, आपकी कोई भी कोशिका है जो भी, ठीक है, जो पादप कोशिकाएं होती हैं, तीन भाग तो तीनों में जो आपके जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये आपकी कोशिका झिल्ली हो गई। ये आप केंद्र में केंद्रक है, और ये जो है आपका कोशिका द्रव्य है। क्या है, कोशिका द्रव्य। अब इन तीन भागों के अलावा पादप कोशिका के अंदर एक और भाग उपस्थित होता है, जो कोशिका झिल्ली है उसके ऊपर एक और परत उपस्थित होती है, जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति बहुत ही पास पास में होती है इसके। ठीक है, और ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और ये क्या करती है, ये पादपों को दृढ़ता प्राप्त करती है, मतलब दृढ़ता देती है। ठीक है, इससे जो है हमारे जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उनको दृढ़ता मिलती है, जिस वजह से जो है वो जब हिलती है हवा के द्वारा तो जल्दी से वो गिरती नहीं है। ठीक है, तो ये जो कोशिका भित्ति है केवल पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, केवल पादपों में पाई जाती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी कहते हैं। ठीक है, और ये हरित लवक की वजह से ही, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही क्या होता है, पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं और अपना भोजन खुद से बना पाते हैं। लेकिन जो जीव जंतु होते हैं उन्हों के अंदर हरित लवक जो है वो अनुपस्थित होता है, ये उपस्थित नहीं होता। तीसरी बात करते हैं रिक्तिकाएं की। रिक्तिकाएं एक्चुअली क्या होता है, ये आपकी कोशिकाएं, ये पादप कोशिकाएं सपोज, तो इसके अंदर जो है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी रिक्तिका भी उपस्थित होती है। बहुत ही बड़ी सी रिक्तिका उपस्थित होती है। रिक्तिका मतलब खाली जगह, जहाँ पे ये क्या करते हैं, भंडारण का काम करते हैं। जो भी पदार्थ की इन्हें जरूरत पड़ सकती है बाद में, उनको भंडारित करके रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है पादप कोशिका के अंदर जो ये रिक्तिकाएं होती हैं बहुत ही बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन जंतु कोशिका के अंदर क्या होता है, यही रिक्तियां जो है बहुत ही छोटी होती हैं, या तो फिर होती ही नहीं है, या तो होगी नहीं, और अगर होगी तो बहुत ही छोटी छोटी पाई जाएंगी। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी पाई जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमने अभी बात की थी ना कि कोशिका जो है उसके केंद्र में आपका केंद्रक होता है और इसमें केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, इसी केंद्रक झिल्ली से जो होता है अंदर का जो भी पदार्थ है वो अलग रहता है और बाहर का पदार्थ अलग रहता है। दोहरी परत होती है ना केंद्रक झिल्ली की। ठीक है, इस तरीके से। अब ये झिल्ली जो है ना, केंद्रक झिल्ली, ये केवल यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं, उनके अंदर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये जो है उपस्थित नहीं होती, जिस वजह से क्या होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के जो पदार्थ होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि आपकी जो है यहाँ पे उपस्थिति नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो पदार्थ होगा और जो केंद्रक का जो पदार्थ था, ठीक है, वो क्या होगा, आपस में मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। उनका साइज 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। माइक्रो का मतलब होता है 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर होता है। इतना बड़ा साइज होता है। ठीक है ना, साइज होता है ये आपका यूकैरियोटिक का। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक का, तो इसमें 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक का इसका साइज होता है। इसका जो आकार है इतना बड़ा होता है। यूकैरियोटिक के अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब गुणसूत्र जो होते हैं वो बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर केवल एक ही क्रोमोसोम, एक ही गुणसूत्र जो है पाया जाता है ये आपकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर।
ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पर प्रोकैरियोटिक के अंदर हम बात कर सकते हैं, नीलहरित शैवाल हो गए हमारे, या फिर हमारे कुछ जीवाणु हो गए, इसके अंदर आ जाएंगे। और बाकी यूकैरियोटिक के अंदर पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं जो है, या मनुष्य जो है वो आपके यूकैरियोटिक के अंदर आ जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं विभाजन की। देखो, नई कोशिकाएं बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है विभाजन। और हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, शुरू में ही पढ़ा था कि कभी भी कोशिकाएं जो है नई नहीं बनती, वो जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से ही जो है नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और निर्माण की दो विधियां, दो तरीके से होता है विभाजन। एक होता है सूत्री विभाजन, जिसे हम मातृ कोशिका भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी होती है विभाजन का दूसरा रूप है जो अर्धसूत्रण। अब सूत्री विभाजन या मातृ कोशिका में क्या होता है, तो समरूप कोशिकाओं की दो समरूप संतति का निर्माण होता है। और ये दो समरूप संतति का जो निर्माण होता है ये किसमें मदद करती है, ये कोशिकाओं की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में मदद करती है, ठीक है। कोशिकाओं की वृद्धि होने में, ठीक है, इसी से कोशिकाओं की वृद्धि होती है, तो संख्या बढ़ती है और उनकी मरम्मत होती है। जो भी आपकी थोड़ी बहुत जो है कोशिकाओं को जो भी घात पहुंच जाता है उसको ये प्रिपेयर करते हैं, मरम्मत कर देती हैं। और दूसरा होता है अर्धसूत्रण विभाजन। अर्धसूत्रण विभाजन में क्या होता है, 4 नई संततियां बनती हैं, ठीक है, 4 नई संततियां बनती है और ये प्रजनन में सहायता करती हैं। और ये क्या करती हैं, प्रजनन में सहायता करती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।